हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हमारी क्लास 10 के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि इस चैप्टर में हम कार्बन के बारे में क्या क्या स्टडी कर रहे हैं। जैसे हमें पता है कार्बन इज नॉन मेटल, इसका सिंबल जो है दैट इज सी। कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट ऑफ एंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स के फॉर्म में जो अर्थ क्रस्ट में इसकी परसेंटेज है वो है दैट इज 0.02% और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में 0.03%। वर्सेटाइल एलिमेंट हम इसको कह रहे हैं और ये हमारे जो है जो फूड है हमारा उसका जो है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट भी है। जैसा कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। नाउ कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स। नाउ व्हाट इज दिस कोवैलेंट बॉन्ड्स? कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें दैट इज 2 4। सो आउटर मोस्ट शेल दैट इज एल, उसमें इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज कार्बन, इसके आउटर मोस्ट शेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन इट नीदर लूजेस दीज इलेक्ट्रॉन्स नॉर गेन्स, ना तो ये लूज करता है ना ये गेन करता है, लेकिन ये शेयरिंग करता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक हाइड्रोजन और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करता है। उसी तरह से हमने एक और हाइड्रोजन एटम ले लिया तो वो कार्बन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहा है। उसी तरह से एक अगर हम हाइड्रोजन और लेते हैं तो 3rd इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। सिमिलरली 4th इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो शेयर बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करें। अब हाइड्रोजन में अगर हम देखें तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। उसी तरह से 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कार्बन ने जो शेयरिंग की, तो अब अगर कार्बन का हम देखें तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में आप देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग कर रहे हैं 4 हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर जो शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसको हम कह रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन में क्योंकि शेयरिंग हो रही है तो ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करें। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हाउ कार्बन इज अटेनिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म हो रही है। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की मीन्स ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कार्बन के पास विथ शेयरिंग, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। उसी तरह से हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो कार्बन जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 2 6 और ये 2 8। होप स्टूडेंट्स ये क्लियर होगा। और देखते हैं अब यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है कि हाउ कार्बन इज अटेनिंग। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि कार्बन जो है उसमें शेयरिंग हो रही है। इट कैन नीदर गेन नॉर लूज। अगर वो लूज करेगा तो कार्बन +4 फॉर्म होगा और अगर गेन करेगा तो कार्बन -4 फॉर्म करेगा, जबकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने के लिए भी उसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए और गेन करने के लिए भी उसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्बन में शेयरिंग हो रही है। Now the atoms of other elements like hydrogen, oxygen and nitrogen and chlorine also they form bonds by sharing of electrons। तो ये हम देख रहे हैं ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ऑल दीज आर नॉन मेटल्स। तो ये नॉन मेटल्स जो हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं बाय शेयरिंग। सो थर्ड पॉइंट इज द सेम। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है उसको हम कह रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से हमने एक और हाइड्रोजन लिया, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है। सो इन दोनों के बीच में जब शेयरिंग हुई तो शेयरिंग से जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं शेयरिंग दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। ये कार्बन के इस हाइड्रोजन के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सिमिलरली सेकेंड हाइड्रोजन के साथ भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स काउंट हो रहे हैं। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम कह रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। उसी तरह से अब हम ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो दैट इज 2 6 मींस के में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें ध्यान रखना है कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन।
तो अब क्योंकि ऑक्सीजन के पास ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 8 कैसे हो सकते हैं? तो अगर इनमें शेयरिंग हो जाए, ये दोनों ऑक्सीजन है, इसके पास ये आप देखिए 3 4 ये 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी तरह से सेकेंड एटम के पास भी ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये वाले अगर इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग कर लें, तो जब ये आपस में शेयरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों ऑक्सीजन के साथ 8-8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो अब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम में भी इनका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, तो आप इसको इस तरह से स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नाइट्रोजन में देखते हैं। नाइट्रोजन में हमें पता है एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो के में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 5 है। तो अब आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मीन्स इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए शेयरिंग। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग हो रही है, 1 2 एंड 3। तो इसके कारण अब जो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इन दोनों के बीच में 3 बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स फॉर्म, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर उनके बीच में शेयरिंग हो रही है। तो इस तरह से जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर्स इजी है, सिंपल है, आसानी से आप इसको बना भी सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम वाटर मॉलिक्यूल का देखें तो अभी हमने देखा है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और एक और हमने हाइड्रोजन लिया तो उसके भी आउटर मोस्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर अब ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो वो 1 हाइड्रोजन के साथ करेगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ करेगा। तो अब इस तरह से ऑक्सीजन के पास हो गए ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से अगर हम देखें, और एक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पर ये वाटर का हम इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, या जनरली ऐसे भी आप इसका हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और इसके पास हम जैसे देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बच गए जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, जिनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इनको हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो अभी हम देख रहे थे कि कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, वाटर का, ये स्ट्रक्चर्स हम देख रहे थे कि किस तरह से इनमें कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। अब ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स फॉर्म हुए इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो कोवलेंट कंपाउंड्स दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों है? क्योंकि इसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं 2 एटम्स के बीच में, एंड दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज। अब पुअर कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म। क्योंकि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स नहीं फॉर्म हो रहे, इसीलिए जो है ये पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नाउ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। एक्सप्लेन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन को वर्सेटाइल अगर हम कह रहे हैं तो किस कारण से कह रहे हैं? उसकी 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक है कैटिनेशन, दूसरी है टेट्रा वैलेंसी। अब कैटिनेशन क्या है? कि कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम्स मींस कोवलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। तो इस तरह से कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन होकर लॉन्ग चेन कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। लॉन्ग के साथ साथ ये जैसे आप देख रहे हैं ब्रांचड चेन भी फॉर्म कर सकता है। ब्रांच के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर एक और बॉन्ड लगा दूं तो ये साइक्लिक या क्लोज्ड रिंग के फॉर्म में भी ये कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई इसकी कैटिनेशन। कैटिनेशन मींस फॉर्मिंग लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। तो इस तरह से आप जो है लिख कर भी इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड है टेट्रा वैलेंसी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है टेट्रा मींस 4 और वैलेंसी मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल जिसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विथ 4 कार्बन एटम्स, तो मोनोवैलेंट एटम्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, जैसा अभी हमने देखा। तो यहाँ पर ये कार्बन भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन भी हम ले सकते हैं। उसके साथ साथ हम कार्बन और कार्बन के साथ हम नाइट्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कार्बन की वैलेंसी 4 ही होगी क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसीलिए ये जो टेट्रा वैलेंसी है और कैटिनेशन है, ये 2 वर्सेटाइल नेचर हैं कार्बन के, और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछा जाता है।
Now saturated and unsaturated compounds. Now what are these saturated and unsaturated compounds? तो हम देख रहे हैं कि जो compounds हैं, compounds made of hydrogen and carbon, तो उनको हम क्या कह रहे हैं? हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन वर्ड कहाँ से जनरेट हुआ? हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन. सो कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन. अब इन हाइड्रोकार्बन्स को हमने डिवाइड किया है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. क्या डिफरेंस है? सैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में, स्टूडेंट्स ध्यान दें, कार्बन और कार्बन की बात हो रही है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम सैचुरेटेड कह रहे हैं. और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन्स कहलाते हैं. कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइंस कहलाते हैं. और सिंगल बॉन्ड है तो एल्कीन्स. तो एल्केन्स जो है वो सैचुरेटेड है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. अनसैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड. तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन्स को हमने डिवाइड किया है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में. अब एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस, इनका जनरल फॉर्मूला क्या है? तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2. तो ये हो गया एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला. इसमें अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम कार्बन की वैल्यू को अगर हम 1 रखते हैं तो ये हो गया C1H, n की जगह अगर हम 1 करें तो 2 + 2 हो गया 4. तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया CH4. तो इस तरह से हम जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं एल्केन्स के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला एल्केन्स का. उसी तरह से अगर हम कार्बन की वैल्यू 2 रखते हैं तो C2 और H, n की वैल्यू 2 हो गई तो 2 × 2 4 + 2 दैट विल गिव यू 6. तो ये हमारा आ गया C2H6. ये हमारा सेकेंड मेंबर इसका आ गया. तो इस तरह से जनरल फॉर्मूला हो गया ये एल्केन्स का. अब एल्कीन्स का देखते हैं. एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n. अगेन n जो है दैट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम. तो यहाँ पर अगर हम C को 1 लेते हैं तो CH2. अब एल्कीन्स हम कह रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में जैसे आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, तो उसके अंदर ये जो फर्स्ट मेंबर है जिसमें एक कार्बन है वो फॉर्म नहीं होता. तो यहाँ पर जो एल्कीन्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 कार्बन एटम से, C2H4. तभी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा. तो एल्कीन्स का पहला मेंबर जो है उसमें 2 कार्बन एटम्स होंगे, लेकिन एल्केन्स का जो पहला मेंबर है उसमें 1 कार्बन एटम होगा. अब एल्काइंस को अगर हम देखें तो एल्काइंस का फॉर्मूला है CnH2n-2. तो एल्काइंस में अगेन n जो है दैट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम. तो इसके लिए भी हम कैलकुलेट करते हैं. इसको अगर 1 लिखते हैं हम तो C1H, यहाँ पर 2 - 2 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो इसका भी पहला मेंबर ये नहीं हो सकता. तो अब यहाँ पर हम सेकेंड इसका लेते हैं C2H4 - 2 दैट विल गिव यू 2. तो C2H2 ये फर्स्ट मेंबर हो जाता है हमारा एल्काइंस का. होप स्टूडेंट्स एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस का डिफरेंस आपको क्लियर होगा. अब यहाँ पर इथेन यानी एल्केन्स के हम सेकेंड मेंबर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं. बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा लेकिन है आसान. तो इथेन जैसे हमें पता है 2 कार्बन है, तो सबसे पहले आप कार्बन के चारों तरफ कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं. उसी तरह से जो सेकेंड कार्बन है उसके आसपास हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ किया. अब यहाँ पर कितने 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं. हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ आप एक एक हाइड्रोजन एटम और डॉट इसमें फॉर्म कर सकते हो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है. तो इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ, कार्बन कार्बन के बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. तो हमने यहाँ पर 6 हाइड्रोजन एटम्स फॉर्म किए हैं. ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन्स को लिखना है और उसके बाद ये बॉन्ड फॉर्मेशन शो करना है. तो जैसे यहाँ सर्कल में भी शो किया हुआ है, इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं. ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इस तरह से भी आप पेंसिल से सर्कल कर सकते हैं. अब कार्बन के पास हो गए ये 8 इलेक्ट्रॉन्स जैसे आप देख रहे हैं. उसी तरह से सेकेंड कार्बन के पास भी ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो इस तरह से आप ये शेयरिंग शो कर सकते हैं. इसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. अभी जैसे हमने देखा कि किस तरह से हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं. उसी तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को भी हम इजीली लिख सकते हैं. अब हम एल्केन्स की बात कर रहे हैं. अब एल्केन्स में जैसे हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था एल्केन्स का फॉर्मूला? CnH2n+2. इस फॉर्मूले से जब हमने n की वैल्यू 1 रखी तो हमारा फॉर्मूला आ गया CH4. n की वैल्यू 2 रखी तो C2H6. n की वैल्यू अगर हमने 3 रखी तो ये हो गया C3H8. उसी तरह से अगर C4 है तो H10. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कुछ नजर आ रहा है? देखिए यहाँ पर देखिए हम तो CH4 है
सेकंड मेंबर में अगर हम देखें तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, थर्ड में आप देखो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, फोर्थ में देखो आप एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड हुए। मींस ये इसको हम क्या कह रहे हैं, होमोलोगस सीरीज है और इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो कि हमने एक मेंबर कैलकुलेट कर लिया और होमोलोगस सीरीज के लिए हमें पता है 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स हम ऐड करते जाएं तो हमें एल्केन्स, एल्कीन्स या एल्काइंस, तो ये उसमें सेम एक कार्बन 2 हाइड्रोजन एटम्स आप ऐड करो तो आपको पूरी सीरीज जो है आप होमोलोगस सीरीज फॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे ये ईथेन, उसके बाद नेक्स्ट हमारा मेंबर था प्रोपेन, फोर्थ हमारा है ब्यूटेन, 5 है पेंटेन। आप देखिए एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम इंक्रीज होते जा रहे हैं और इसमें स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं सिंपल स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन आपस में एडेड है। अब इसका नाम कैसे हम करेंगे, क्योंकि जैसे एल्केन्स है, अगर नॉमेनक्लेचर भी हम इनका देखें तो एल्केन्स है तो इनकी जो सफिक्स है, सफिक्स मीन्स जो एंड पोर्शन है आप देखिए वो एन है, तो ये एन कहां से आ रहा है, ये एल्केन से हमें एन मिल रहा है। और फर्स्ट हो गया, एक कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, उसी तरह से 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट और 5 कार्बन एटम है तो पेंट। तो यहां से हम जो है हमारा प्रीफिक्स हमारा सेम है लेकिन सफिक्स जो है वो हमारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में चेंज हो जाएगा। ये एल्केन है तो इसलिए हमारा सफिक्स जो है वो एन है और जो हमारा प्रीफिक्स है मींस जो हम पहले लिख रहे हैं वो हमारा सेम रहेगा। तो ये सीक्वेंस हमने देखा एल्केन्स के लिए। अब हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अभी हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का देखा था, अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का देखते हैं। तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे हैं ईथीन, जैसे अभी मैंने आपको बोला 2 कार्बन एटम्स मींस इथ, और यहाँ पर आप देखिए सफिक्स चेंज हो गया और यहाँ पर भी प्रीफिक्स सेम है इथ और सफिक्स हमारा हो गया आइन। आइन कहाँ से मिला, एल्काइन से। क्या नाम है इसका, एल्काइन, तो एल्काइन से हमने इसको जो है सफिक्स लिया और उसी तरह से ये एल्कीन है तो यहाँ पर एल्कीन्स में हमें ई मिल गया सफिक्स। तो इस तरह से हमने इनका नाम दिया है और इजी है इसको याद करना, सिर्फ थोड़ा सा इसको ध्यान देने की ज़रूरत है बस। अब इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर देखते हैं हम इसका, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको एक बार हम खुद भी बना के देखते हैं। इसको कार्बन कार्बन के बीच में अगर हम डबल बॉन्ड रखें तो एक सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमने कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्योंकि डबल बॉन्ड है तो 2 तो हमें उनके बीच में भी बनाने और 2 हम उनको बाहर की साइड लिख सकते हैं। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, उसी तरह से यहाँ पर इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और ये सेकेंड हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा ईथीन। तो कार्बन कार्बन के बीच में आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स या अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इसमें हो रही है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। ऐसे ही हम इथाइन का बनाएंगे। यहाँ पर आप देखिए कि कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिखे हैं और एक हमने बाहर की तरफ लिखा है जो हाइड्रोजन के साथ शेयर हो रहा है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर इसको आप बना सकते हैं। ये सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करके देखें क्योंकि सिर्फ इसी तरह से देखने से समझ तो आ जाएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। अब ये देखिए हम एल्कीन्स की बात करें तो एल्कीन्स का हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या था CnH2n, और हमने कहा था हमारा पहला मेंबर जो है वो 2 कार्बन एटम से स्टार्ट हो रहा है, तो n की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो C2H4, ये हमारा फर्स्ट मेंबर है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो इथीन। अब प्रीफिक्स मैंने कहा था सेम रहेगा, क्योंकि ये सारे एल्कीन्स की हम बात करें तो यहाँ पर जो है इसका सफिक्स जो है एल्कीन्स में सेम रहेगा और प्रीफिक्स जैसा कि हमने एल्केन्स में देखा था, अगर 2 कार्बन एटम है तो इथ, 3 कार्बन एटम है तो ये देखिए प्रोप, और लास्ट में इन ही नजर आ रहा है हमें। 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट, इन, उसी तरह से 5 कार्बन एटम होगा तो पेंटीन। स्ट्रक्चर भी अगर आप देख रहे हैं तो डबल बॉन्ड एक ही है, किसी भी कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान हमने क्या रखना है कि हर कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। कोई सा भी आप कार्बन एटम देख लीजिए उसके साथ 4 बॉन्ड फॉर्मेशन है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कार्बन की अगर हम बात करें तो 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ तो 4 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट हम एल्काइंस की अगर बात करें, एल्काइंस अगेन जैसा मैंने अभी बताया था कि YNE हमने लिया है एल्काइन से, और प्रीफिक्स हमारा सेम है, चाहे वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। अगर एक कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन एटम है तो इथ, और इसका फॉर्मूला हमें पता था क्या था, CnH2n-2। इसका भी फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन एटम है तो C2H4-2 विल गिव यू 2, तो पहला मेंबर इसका है C2H2। उसके बाद मैंने बताया था कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम ऐड करोगे, तो यहाँ पर हमने एक कार्बन ऐड कर दिया और 2 हाइड्रोजन ऐड किया तो ये हो गया C3H4। तो ये देखिए आप, ये हमें मिल गया हमारा नेक्स्ट
जो है होमोलोग सीरीज, जिसको हम प्रोपाइन कह रहे हैं। प्रोप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम्स हो गए। अब C3H4 है, अब इसमें आप फिर से एक कार्बन, C3H4 में अगर हमने एक कार्बन ऐड किया मीन C4, और इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो ये हो गया C4H6, जो कि हमें नेक्स्ट हमारा होमोलोग मिल रहा है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी आप देखिए कि यहाँ पर अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके साथ एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो हर कार्बन की हमें ये भी ध्यान रखना है स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए, हर कार्बन के साथ मैक्सिमम और मिनिमम की हम बात ही नहीं कर रहे, उस हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि कार्बन जो कंपाउंड है उनका बेसिक स्ट्रक्चर्स या लॉन्ग चेन कंपाउंड्स की हम बात करें तो इस तरह से जो है या तो स्ट्रेट चेन हो सकती है जो कि अनब्रांच्ड चेन है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स हमने अटैच करके इसकी 4 वैलेंसी को शो किया, तो इसको हम कह रहे हैं कि सिंगल अनब्रांच्ड चेन, क्योंकि यहाँ पर आपको साइड में कहीं भी कार्बन नजर नहीं आ रहा। हाइड्रोजन तो है डेफिनेटली, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर बात करते हैं हम कार्बन की, तो कार्बन एक सिंगल लाइन में ही है, तो इसलिए ये स्ट्रेट अनब्रांच्ड चेन है। अब ब्रांचिंग कैसे होगी? अब जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रांचिंग, तो कार्बन है, ये तो हो गया हमारा स्ट्रेट अनब्रांच्ड चेन, तो साइड में भी अगर हमें कार्बन हमने ड्रॉ कर दिया है या कार्बन है तो इसको हम कह रहे हैं ब्रांच्ड चेन। तो इस तरह से ये ब्रांचिंग हम इसमें शो कर सकते हैं। तो ये ब्रांच्ड जो है कंपाउंड्स हो गए। अब आइसोमेरिज्म, नाउ व्हाट इज दिस आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म मींस जहां पर कि जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज सेम। आइसोमेरिज्म क्या है कि फॉर्मूला तो सेम है बट डिफरेंस कहां पर है? जो उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट होगा। तो अभी यहां पर हम पेंटेन का आइसोमेरिज्म देख रहे हैं। पेंट मतलब 5, तो 5 कार्बन एटम्स हैं, और यहां पर सबसे पहले हमने किस तरह से इन 5 कार्बन एटम्स को हम अरेंज करेंगे, तो पहले हम देख रहे हैं कि हमने सारे 5 कार्बन एटम्स को एक चेन में बना दिया, इसको हम कह रहे हैं नॉर्मल पेंटेन। सेकेंड केस में हमने क्या किया? 4 कार्बन एटम्स को तो रखा एक चेन में, और एक कार्बन एटम को हमने जो है एक बीच में जो कार्बन है उससे अटैच करेंगे। अगर हम यहाँ कोने वाले से अगर हम कार्बन अटैच करें, चाहे हम राइट में करें या लेफ्ट में करें, तो ये हमारी जो है इस तरह से, ये तो चेन है, तो इसलिए हमें सेंटर के कार्बन एटम्स को लेना है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर हो गया इसको हम कह रहे हैं आइसोपेंटेन। आइसो वर्ड कहाँ से आया? जब एक कार्बन के साथ इस तरह से कार्बन जुड़े हुए, मीन्स कैसे हैं ये 1 2 और ये 3 कार्बन एटम्स, और सेंटर वाले कार्बन एटम के साथ एक और ब्रांच्ड चेन फॉर्म हो रही है कार्बन की, तो ये हमारा स्ट्रक्चर कहला रहा है आइसोपेंटेन। अब जो सेंटर में कार्बन है इसकी अगर हम ऊपर भी हाइड्रोजन की जगह कार्बन लगा दें तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं नियोपेंटेन, जैसा कि यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं। तो अब ये हम देख रहे हैं कि जो पेंटेन है, पेंटेन में हमें 3 स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, एक है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो अगर हम इसका, ये तो जनरल नेम हो गया, इसका आयुपैक नेम अगर हम देखें उसके लिए हमें क्या करना है? कार्बन एटम्स को अगर हम नंबर देते हैं लाइक 1 2 3 एंड 4, अब ये भी हमें सोचना है कि नंबर हम किस तरफ से दें। तो मैंने तो दे दिया लेफ्ट टू राइट, लेकिन सपोज आपने सोचा कि मैं राइट टू लेफ्ट दूं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो ब्रांचिंग कहाँ पर है। ब्रांचिंग हमारी है, अगर हम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो नंबर 2 आ रहा है, और अगर हम राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तो इसको नंबर 3 आ रहा है। तो दोनों में से छोटा नंबर क्या है? 2। तो जो छोटा नंबर है हम काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे, मींस हम काउंटिंग लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। तो अब ये 2 पर इस ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं? ये हमारा है मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम आ जाएगा 2 मिथाइल। अब हमने 2 मिथाइल तो लिख दिया। अब 2 मिथाइल लिखने के बाद ये वाला कार्बन तो यहाँ से निकल गया, ये हमारा आ रहा है 2 मिथाइल। अब कितने कार्बन बचे जरा आप देखना, काउंट करो 1 2 3 4 कार्बन, और 4 कार्बन के लिए क्या था? ब्यूट, और क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड्स हैं सब कार्बन एटम्स के बीच में, तो यहाँ पर हमने लगा दिया ब्यूटेन। तो इस तरह से ये हम इसका आयुपैक नेम देते हैं। बहुत इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आसानी से आ जाएगा। उसी तरह से अब न्यू पेंटेन, न्यू तो इसका जनरल नेम हो गया। अब यहाँ पर हम देखें कि अगेन हम इनको काउंटिंग दे रहे हैं 1 2 3 या 1 2 3 राइट लेफ्ट, कहीं से भी आप काउंटिंग दो। जो सेंटर कार्बन एटम है उसी के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, एक ये ऊपर और एक नीचे, 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो यहाँ पर जो है 2 लिखा हमने, कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पर? डाई मिथाइल ग्रुप है, और बाकी अब कितने कार्बन बचे? ये 3 कार्बन बचे, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्रोपेन। तो इस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा। तो ये जो अबव कंपाउंड है इसमें हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं?
स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं ये, और इस फिनोमिनन को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कह रहे हैं। साइक्लिक में क्या है, जैसे ये आप देख रहे हैं सारे कार्बन एक साइकिल में है, ये सैचुरेटेड है क्योंकि इसमें सभी आप देखिए सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो ये साइक्लिक है लेकिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ये हमारा हेक्सेन है, हेक्सेन एन क्यों, क्योंकि एल्केन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, और इसके अंदर बेंजीन हम कह रहे हैं या साइक्लो हेक्सीन भी नहीं हम कह सकते क्योंकि इसमें 3 हमें डबल बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, तो इसका नाम हमें बेंजीन इसका नाम रखा गया है। तो ये इस तरह से जो है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि साइक्लिक है। नीचे हम उनका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब स्टूडेंट्स एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो जो हाइड्रोकार्बन चेन है हमारी, उसमें when one or more hydrogen atom is replaced by another atom in accordance with their valencies, these are heteroatom। अब ये heteroatom या group of atoms जो है which makes the carbon compound and decides its properties is called as functional groups। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहे हैं इसके कारण उसकी, लेकिन हमें वैलेंसी का ध्यान रखना है, और हेटेरोएटम है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो जाती है फंक्शनल ग्रुप ऐड करने पर। तो ये फंक्शनल ग्रुप उसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। अब यहाँ पर क्या क्या फंक्शनल ग्रुप्स हम देखेंगे, तो जैसे आप देख रहे हैं सबसे पहले है हेलोजेंस, जिसको हम कहना है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकती है। एल्कोहल हो सकता है, जिसमें एल्कोहल है हमारा OH की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एल्कोहलिक ग्रुप है। एल्डिहाइड है, इस तरह से लिखा हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CHO। तो ये दोनों ही एल्डिहाइडिक ग्रुप है। उसी तरह से कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप को हम जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, या C डबल बॉन्ड O, इस तरह से भी हम कीटोनिक ग्रुप को लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हेलोजन हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन्स हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप में इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन और OH के बीच में डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्योंकि ये चीज़ रिजेंबल कर रही है कीटोन से और ये चीज़ रिजेंबल कर रही है एल्कोहल से, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ही कार्बन पर दोनों ही ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन पर O भी और एक ही कार्बन पर OH है। तो इससे आप पहचानेंगे कि ये जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये ना तो ये कीटोन है और ना ही ये एल्कोहल है, ठीक है। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम स्टडी कर चुके हैं। तो अभी आगे आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन जो हीट्रो एटम्स हैं इनको ऐड करके नॉमेनक्लेचर हम किस तरह से देते हैं। उसके बाद होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जहाँ पर डिफरेंस आ रहा है एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम्स का, तो उसको हम कह रहे हैं अब यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है 14U, 14 एटॉमिक मास यूनिट है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, यहाँ पर एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है तो 1 × 2, सो दैट विल गिव यू 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो एक कंपाउंड से जब हम दूसरे कंपाउंड में जा रहे हैं तो 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर अब एल्कोहल की सीरीज दी हुई है CH3OH, उसके बाद जैसे होमोलोगस है तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन हमने इसमें ऐड किए हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C2H5 हो गया, OH एज इट इज है, यहाँ पर C3H7 है, यहाँ पर C4H9, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम्स को हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो नॉमेनक्लेचर साथ साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। नॉमेनक्लेचर में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने कार्बन एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं, उसमें सफिक्स और प्रीफिक्स क्या क्या प्रेजेंट हैं। तो जनरल एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस का हम नॉमेनक्लेचर देख चुके हैं। एक बार फंक्शनल ग्रुप्स के साथ हम इसका नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम हेलोजेंस को स्टडी कर रहे हैं। हम हेलोजेंस में सपोज यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स शो किया हुआ है, तो 3 कार्बन एटम्स मीन्स ये प्रोपेन है, तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर हमारा ये है। यहाँ पर हमारे जो है हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं हर एक कार्बन पर, ठीक है। तो ये हमारा प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब प्रोपेन से जो है किस तरह से ये कोई सा भी इसमें से जो आप इसमें 8 हाइड्रोजन एटम्स देख रहे हैं, उस 8 हाइड्रोजन एटम्स में से किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को हमने रिप्लेस करके क्लोरीन वहाँ पर लगा दिया। तो अब ये क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोप्रोपेन। कार्बन तो 3 ही है और ये प्रोपेन है, तो इसका नाम हमने दे दिया क्लोरोप्रोपेन। उसी तरह से एल्कोहल को हम देखें। अब एल्कोहल के अंदर जो सफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स तो सेम है, प्रीफिक्स मीन्स जैसे अब यहाँ पर 3 कार्बन है तो प्रोप आ गया, और जो इसका सफिक्स है वो हमारा चेंज होगा, क्योंकि और तीनों ही कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है।
तो यहाँ पर हमने नाम क्या लिख दिया, प्रोपेन। प्रोपेन हो गया। अब इस ई को हम रिप्लेस कर देंगे OL से इन केस ऑफ एल्कोहल्स, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, OH। यहाँ का जो हाइड्रोजन एटम है उसको हमने OH ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। तो स्टूडेंट्स इसके नोमेनक्लेचर पर भी मैं देखूंगी, ठीक है। अगर समय मिला तो एक अलग से कि किस तरह से इसके नोमेनक्लेचर को हम स्टडी कर सकते हैं, तो वो एक वीडियो में अलग से भी अपलोड कर दूंगी उसको समझने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में सफिक्स उसका है, अगेन हम 3 कार्बन की बात कर रहे हैं तो हमारा नाम क्या हो गया, प्रोपेन। प्रोपेन। अब यहाँ पर सफिक्स वो कह रहा है अल, तो यहाँ पर ई को हम रिप्लेस करके ई की जगह हम क्या लगा देंगे, अल। तो हमारा इस कंपाउंड का नाम क्या बन गया, प्रोपेनल। और यहाँ पर ये हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप आप देखेंगे कि हमेशा साइड में ही होगा, ये कभी भी सेंटर में नहीं होगा एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो इसमें इस वीडियो में स्टूडेंट्स ध्यान से सुने सभी बातें, छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है। अब कीटोन की हम बात कर रहे हैं, अगेन 3 कार्बन एटम्स मीन्स प्रोपेन। अब प्रोपेन में मैंने ई नहीं लिखा, ई को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर ONE से, तो क्या नाम आ गया इसका, प्रोपेनॉन। और यहाँ पर आप देखो कि प्रोपेनॉन ये तभी बनेगा जब कार्बन जो है वो ये कीटोनिक ग्रुप सेंटर में आएगा, वो 2 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। अगर हम इसको किनारे पर लेते हैं तो उसके साथ एक हाइड्रोजन आता है, तो वो हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप बन जाता है। तो इसलिए जो कीटोनिक ग्रुप है वो हमेशा 2 कार्बन के बीच में ही होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक में जैसे अभी हमने देखा था कि इसमें C डबल बॉन्ड O और OH है, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर 3 कार्बन है तो हमने नाम क्या रखा इसमें, प्रोपेन। अगेन ई जो हमने उसको रिप्लेस कर दिया OIC, प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो प्रीफिक्स है वो सेम है, लेकिन हम सफिक्स को चेंज कर रहे हैं उसके फंक्शनल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा एल्कीन्स और एल्काइंस। इसको अभी हम डिटेल में पहले भी स्टडी कर चुके हैं, उसका फॉर्मूला भी और किस तरह से ये फॉर्म हो रहे हैं। अब ये एल्काइंस को भी जैसे आप देख रहे हो उसको हम स्टडी कर चुके हैं डिटेल में। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब कार्बन कंपाउंड्स किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं मीथेन हमने लिया फर्स्ट मेंबर, तो कंबस्टन मीन्स कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन और बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इसको हम यूज करें एज अ फ्यूल बिकॉज दे बर्न इन एयर टू रिलीज लॉट ऑफ एनर्जी। तो हम जैसे वुड को बर्न कर रहे हैं या चारकोल बर्न कर रहे हैं, उसमें क्या है, कार्बन है, क्योंकि ये इट इज प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ हीट एनर्जी। और जनरली विलेजेस में हम देखें तो वहाँ पर वुड, चारकोल ये सब जो है एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल यूज किया जाता है। नाउ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे जनरली बर्न विद ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो येलो सूटी फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। नाउ परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हायर इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इज हायर देन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें कंप्लीट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। सो फर्स्ट हमने देखा कंबस्टन, सेकंड हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स, यहाँ पर हम एल्कोहल को देख रहे हैं, एल्कोहल इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसके प्रेजेंस में इथेनॉल जो है वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर इस तरह से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि A जो है वो इनके प्रेजेंस में इथेनोइक एसिड फॉर्म कर रही है, तो A क्या है ये बताओ। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, उसके लिए हमें ये रिएक्शंस याद होने जरूरी हैं। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस जनरली हो रहे हैं एल्कीन्स एल्काइंस में, जहां पर कि हमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये जो एल्कीन्स हैं वो निकल, पैलेडियम और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रही है, और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये किस प्रोसेस से हो रहा है, बाय एडिशन रिएक्शन। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, एडिशन में अनसैचुरेटेड जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, कैटलिस्ट पैलेडियम है या निकल है। तो जो वेजिटेबल ऑयल्स है दीज आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय यूजिंग दिस प्रोसेस, और इसको हम कह रहे हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स कहाँ हो रहा है, जब एडिशन रिएक्शंस हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ एज द नेम सजेस्ट, सब्स्टिट्यूशन मींस सब्स्टिट्यूट करना। अब यहाँ पर आप देखो हमने मीथेन लिया है CH4, इसको जब हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो ये फॉर्म हो गया CH3, एक हाइड्रोजन जो है वो एक क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो गया। वापस हमने इसको क्लोरीन के साथ ट्रीट किया तो ये फॉर्म हुआ C2H2Cl2, एक और हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो गया। फिर हम इसको दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो अब ये फॉर्म हो गया
सॉरी कार्बन 1 है तो CHCl3, और फर्दर हमने इसको जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो ये बन गया CCl4। तो ये CHCl3 जो ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ये हमारा है क्लोरोफॉर्म, जो बेहोश करने की जो दवाई होती है उसका फॉर्मूला है। उसके बाद CCl4 जो है दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पर आप देखिए कि हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होता जा रहा है क्लोरीन से, तो इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कह रहे हैं। नाउ इंपॉर्टेंट कार्बन यहाँ पर जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो हम स्टडी करेंगे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की। तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं इथेनॉल को। इथेनॉल कैसा है? प्लेजेंट स्मेलिंग है, बर्निंग टेस्ट है। इथेनॉल जैसे कि नाम से हमें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि जनरली अल्कोहल है, तो अल्कोहल में यूज़ हो रहा है। अल्कोहल मीन्स जैसे वाइन वगैरह जो जिसको हम शराब कह रहे हैं जनरल भाषा में, तो उसमें ये प्रेजेंट होता है। अब ये जैसे कि वाटर में मिक्स करके पिया जाता है तो मीन्स ये सॉल्युबल है वाटर में। वोलेटाइल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है, 351 के है। न्यूट्रल कंपाउंड है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए हम, तो सबसे पहले ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन जो है ABCD के फॉर्म में आ सकते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और इस हाइड्रोजन गैस के लिए हम पॉप साउंड से टेस्ट कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन में फॉर एग्जांपल लाइक सोडियम इज रिएक्टिंग विद कंपाउंड A टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस और B फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से ये ABCD टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स पानी का निकलना। तो यहाँ पर जो अल्कोहल है इथेनॉल हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इथीन फॉर्म कर रहा है और डिहाइड्रेट हो रहा है, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल इसमें से एलिमिनेट हो गया। Now what are the physical properties of ethanoic acid? अब इथेनोइक एसिड को हम स्टडी करते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? कलरलेस लिक्विड है, सार टेस्ट है, हैविंग अ स्मेल ऑफ विनेगर। तो जो हम चौमीन वगैरह में विनेगर डालते हैं तो उसमें क्या होता है, वो इथेनोइक एसिड हमारी होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 391। अब जो प्योर एसिटिक एसिड, इसका जनरल नेम इसको हम एसिटिक एसिड भी कह रहे हैं। अगर इसको हम फ्रीज करें सो इट फॉर्म्स अ कलरलेस आइस लाइक सॉलिड, सो इट इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है? तो जब प्योर एसिटिक एसिड को हम फ्रीज करते हैं तो वो कलरलेस आइस लाइक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड फॉर्म करता है, उसको हम कह रहे हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। यहाँ पर एस्टेरिफिकेशन मीन्स एस्टर्स का फॉर्मेशन। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं इथेनोइक एसिड है वो इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसके अंदर अगेन वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कहाँ से हुआ? हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से एलिमिनेट होकर ये कंपाउंड आप देख रहे हैं। अगर हम इसको देखें CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5 या CH2 CH3 ये ग्रुप इसमें ऐड हो गया। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है ये एस्टर जो कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। अब इन एस्टर्स को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो सोडियम एसीटेट एंड एल्कोहल इज जनरेटेड बैक, ये एल्कोहल हमें वापस मिल रही है। तो अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इस तरह से ABCD के फॉर्म में ये आ सकता है। नाउ दिस इज अ सेपोनिफिकेशन एज सोप इज प्रिपेयर्ड बाय दिस। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इस रिएक्शन से सोप का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम सेपोनिफिकेशन भी कह रहे हैं, दिस रिएक्शन। नाउ थर्ड इज रिएक्शन विद बेस। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करिए तो सोडियम एसीटेट और वाटर फॉर्म करती है। सो दीज आर द रिएक्शंस विद एसिड्स विद बेस एंड अल्कोहल। Now third reaction is reaction with carbonates and hydrogen carbonates. So this acid is reacting with sodium carbonate forming sodium acetate, water and carbon dioxide gas is liberated. उसी तरह से एसिड का रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ हो रहा है तो सोडियम एसिडेट फॉर्म हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सो विच गैस इज लिबरेटेड। तो ये रिएक्शंस स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखने हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अब ये सोप क्या है? दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कि अभी हमने देखा था कि कार्बन जो है लॉन्ग चेन कंपाउंड्स फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए 17 कार्बन एटम्स हैं, 35 हाइड्रोजन एटम्स हैं और ये एसीटेट ग्रुप जो अभी रिएक्शन अभी हमने देखा था। सो सोप्स दीज आर इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर में ही सोप्स इफेक्टिव है, ये हार्ड वाटर में यूज नहीं होते, वहाँ पर हार्ड वाटर में ये लादा नहीं देता। डिटर्जेंट्स क्या है? अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, और डिटर्जेंट्स जो है वो इफेक्टिव हैं बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर में। तो यहाँ पर हमें जो है सोप और डिटर्जेंट्स का डिफरेंस भी हमें जो है दिख रहा है कि सोप जो है वो सॉफ्ट वाटर में यूज हो रहे हैं और वो क्या है, एक पॉइंट हो गया सॉफ्ट वाटर में यूज हो रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है कि सोडियम या पोटेशियम
लॉन्ग चेन कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं। उसी तरह से डिटर्जेंट जो है वो अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं और इफेक्टिव है बोथ इन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो दोनों में ये दो डिफरेंसेस यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। अब सोप्स जो है इसके दो पार्ट्स है। एक है स्टूडेंट सोप मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट्स, एक उसका आयनिक पार्ट है जो कि हाइड्रोफिलिक पार्ट है और दूसरा लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है जो कि हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो अगर हम इसको मान के चलें ये इसका सोडियम पार्ट है तो ये इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है, मींस वाटर लविंग, और ये लॉन्ग कार्बन चेन कंपाउंड है जो कि हाइड्रोफोबिक है, जो कि उसे पानी से दूर जा रही है। तो अब इसमें इसको हम इस तरह से लिखते थे, ये हमारा जैसे सोडियम पार्ट है और ये इसका CH3COO n नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये इस तरह से जो है हमारा माइसील फॉर्म हो रहा है। अब इसका क्लेंजिंग एक्शन क्या है सोप का वो देखते हैं। मोस्ट ऑफ दी डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड हाइड्रोफोबिक एंड अटैचेस इटसेल्फ विद द dirt and the ionic end is surrounded with molecule of water। अब यहाँ पर ये जो आप माइसील देख रहे हैं, this results in the formation of a radial structure जिसको कि हम माइसील कह रहे हैं। यहाँ पर जो उसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये वाटर में प्रेजेंट है और ये ऑयल ड्रॉपलेट या जो डर्ट है कपड़े के ऊपर, तो वो डर्ट के साथ इसका जो दिस इज द कार्बन चेन, ये कार्बन चेन इसके साथ अटैच्ड है और यहाँ पर हमारा जो है आयनिक पार्ट जिसको कि हम सोडियम पार्ट कह रहे हैं अटैच्ड है। अब इस तरह से जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया ये दिस इज नोन एज माइसील। नाउ दिस सोप माइसील हेल्प्स टू डिसॉल्व डर्ट एंड ग्रीस इन वाटर एंड इट हेल्प्स टू क्लीन द क्लोथ्स। अब मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट्स विद सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जिसको कि हम स्कम कह रहे हैं। तो जो हमारा हार्ड वाटर है उसमें हार्ड वाटर किस कारण से है कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो है इट रिएक्ट्स विद सोप मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाने जिसको हम स्कम कह रहे हैं। दिस स्कम क्रिएट्स डिफिकल्टी इन क्लेंजिंग एक्शन। तो इसी के कारण जो है सोप यहाँ पर हार्ड वाटर में लादा फॉर्म नहीं करता, झाग नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जिसको कि हम स्कम कह रहे हैं वो बन जाता है। लेकिन अगर हम डिटर्जेंट यूज करेंगे तो इनसॉल्युबल स्कम इज नॉट फॉर्म विथ हार्ड वाटर and the clothes are cleaned effectively। तो होप स्टूडेंट्स ये एक यहाँ पर हमें और डिफरेंस यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिटर्जेंट्स का और सोप्स का, कि सोप जो है वो स्कम फॉर्म कर रहे हैं हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स के साथ, जबकि डिटर्जेंट जो है उसमें इनसॉल्युबल स्कम इज नॉट फॉर्म। तो एक और डिफरेंस यहाँ पर हमें मिल जाता है सोप और डिटर्जेंट का। तो होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। सो दिस कंप्लीट्स द होल चैप्टर 4। और इसमें किस तरह से फॉर्मूला बनाना है, किस तरह से जो रिएक्शंस हैं उनमें ABCD टाइप क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं। होप एक क्लैरिटी होगी इस चैप्टर को देखने के बाद। इसके क्वेश्चन आंसर्स, NCERT क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो जब मैं अपलोड करूंगी तो उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और इस वीडियो को औरों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उन्हें हेल्प करें, सब्सक्राइब करें, डू कमेंट करें कि इस चैप्टर में से और कौन सा टॉपिक है जिसमें आप चाहेंगे कि इंडिविजुअली उसी टॉपिक को लेकर वीडियो बनाई जाए, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।